नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और मैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल वेल्थ हाइस्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाई फार्मा सेक्टर इज बूमिंग। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई जो है फार्मा स्टॉक्स में जो है अपना पैसा लगाना चाहता है। क्योंकि जिस तेज़ी से फार्मा स्टॉक भाग रहा है, हर किसी को वो जो तेज़ी है वो चाहिए, हर किसी को वो जो प्रॉफिट है वो चाहिए। और इसके लिए आपको अगर पैसा लगाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मा सेक्टर के अंदर जो तेज़ी है वो किस कारण से है, ताकि आपको ये पता रह सके कि वो तेज़ी कब तक मेंटेन रहेगी और कब तक आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए और कब इसके अंदर से अपना पैसा निकालना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इंडियन जेनेरिक्स प्ले के बारे में। तो दोस्तों जो फार्मा सेक्टर्स होती है उसका जो सक्सेस स्टोरी होता है वो इंटरट्वाइंड होता है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो जो कोई भी फार्मा कंपनी होती है वो क्या करती है, रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है नए नए प्रोडक्ट्स का, कि नई नई बीमारियां हैं तो उस बीमारियों को कैसे ठीक किया जाएगा। तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, उस रिसर्च के बेसिस पे वो दवा बनाती है कंपनी, उसकी टेस्टिंग होती है और अगर वो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कंपनी को फिर काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनी रेवेन्यू और जो है प्रॉफिट अर्न कर पाती है। लेकिन ये सब जो प्रोसेस है दोस्तों वो काफ़ी लंबा होता है और टीडियस होता है। एक किसी रिसर्च करने में एटलीस्ट 5 साल तक लग जा सकता है और उसके बाद काफ़ी सारे टेस्टिंग करने पड़ते हैं, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों में करीब 10 साल तक समय जो है लग सकता है। ओवरऑल टोटल 15 साल किसी एक ड्रग को प्रॉपरली तरीके से, सही तरीके से मैन्युफैक्चर, टेस्ट और अप्रूवल लेने में जो है टाइम लग सकता है। और ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा जो है कैपिटल एक्सटेंसिव प्रोसेस होते हैं। बहुत सारा पैसा लगता है इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, जिसके कारण जो है इसका कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कंपनी को बियर करना पड़ता है जो। और इस कॉस्ट को जो इन्होंने कंपनी ने बियर किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ऑब्वियसली इसको उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए इन्हें जो है पेटेंट लेना पड़ता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने किया है, जो भी दवा का इन्होंने निजात किया है, वो कोई और कंपनी इसको कॉपी ना कर ले और ये इनका जो प्रॉफिट है वो उनके पास ना चला जाए और ये अपने रिकवरी कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट को जो कि इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, अपने दवा के ऊपर पेटेंट लेते हैं जिसे इनोवेटर ड्रग कहते हैं। और उसके बाद सिर्फ ये कंपनी जो है उस ड्रग को कुछ सर्टेन समय तक ही मैन्युफैक्चर कर सकती है और उस सर्टेन समय के पार हो जाने के बाद कोई दूसरी कंपनी भी चाहे तो उसे जो है डुप्लीकेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी भी तरह का फेलियर का सामना करना पड़ा, लेट से अगर आपने किसी तरीके का ड्रग बनाने के लिए कोशिश की, वहाँ पर रिसर्च किया, अगर वो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है फेल कर गया तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए हुए सारे पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और वहाँ से रिकवरी करने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्क ये भरा जो है टोटल प्रोसीजर हो जाता है ये। इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया जो है वो लीडर है एक कॉपी कैट ड्रग्स जो है वो बनाने में, जिसे जेनरिक्स के नाम से कहते हैं। तो क्या है ये कॉपी कैट ड्रग्स, तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी कंपनी ने किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग किया, नया इजाद किया एक फॉर्मुलेशन को, और उसके बाद क्या किया कि उसके ऊपर पेटेंट लिया, सर्टेन समय तक जो है उसको अथॉरिटी मिल गई कि सिर्फ वो ही कंपनी उस ड्रग को बना सकती है। और जब वो टाइम पार हो जाता है और उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको ये परमिशन मिल जाता है कि हाँ आप भी इस ड्रग को बना सकते हैं, तो उस समय क्या होती है, ये कंपनियां जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसी जो दवा है उसको अपने हिसाब से बनाती है और उसे कॉपी कैट ड्रग्स कहते हैं, जिसे मेडिकल के टर्म में जेनेरिक्स कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंडियन फार्मा हिस्ट्री की, ताकि हमें एक पता लग सके कि ये इंडिया जो है वो लीडर कैसे बना इन जेनेरिक्स के सेक्टर में। तो दोस्तों जो ओरिजिन हो सकता है फार्मा का वो ट्रैक बैक किया जा सकता है इंडिपेंडेंस इरा तक। यहाँ पर अराउंड 1947 जो सारा फार्मा इंडस्ट्री था वो मेजरली कंट्रोल्ड बाय किया जाता था वेस्टर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के द्वारा। ये जो थे ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पेटेंट्स को होल्ड करते थे उस समय, और ड्रग प्राइसेस जो थी इंडिया के अंदर उस समय हाईएस्ट थी इन द वर्ल्ड। अराउंड 1970 की बात करें यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कुछ थिंग्स को स्विचअप करने का। तो देखते हैं क्या स्विचअप्स किया थिंग्स को। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया का जो पेटेंट लॉ था उसको यहाँ पर उन्होंने ट्वीक कर दिया। तो क्या ट्वीक किया, तो ट्वीक ये किया कि यहाँ पर न्यू अमेंडमेंट्स लाया, ओनली प्रोटेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो न्यू अमेंडमेंट प्रोसेस जो था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता था। अगर किसी कंपनी ने कोई दवा बनाया है तो वो दवा बनाने के अंदर उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कोई दूसरी कंपनी जो है कॉपी नहीं कर सकती, लेकिन जो इन रिजल्ट्स हैं उसको जो है कॉपी कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पर कर सकती है, अगर किसी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके अगर वो कंपनीज जो हैं सेम इन रिजल्ट अचीव करने में सक्सेस हो जाती हैं। तो ये जो था ट्वीक जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया, जिसके कारण इंडिया जो था कई सारे चीज़ों को
बस आसानी से इसके थ्रू बाईपास करके, इस लॉ के थ्रू बाईपास करके जो है वो इंडिया में बनाने लग गया। इंडिया डिड दिस रिवर्स इंजीनियरिंग टिल अबाउट 2005। तो 2005 तक जो है इंडिया ने इस तरीके का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करके और सेम इन रिजल्ट बना के यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जेनरिक्स बनाए और काफ़ी सारा जो है यहाँ पर सेल भी किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस के कारण यहाँ पर इसको जो है फोर्स करना पड़ा गवर्नमेंट को कि जो अपने पेटेंट लॉ में जो चेंज लाया था उसको वापस से रिवर्स करके ओरिजिनल जो पेटेंट लॉ था उसके अंदर चेंज करना पड़ा। लेकिन अभी तक क्या हो चुका था, चूंकि इंडिया ने इतने समय से जो है काफ़ी सारे जेनरिक्स बना रही थी, इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो है काफ़ी सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो गया, एक्सटेंसिव कैपेसिटी हो गया इन तरह के जेनरिक्स को बनाने का। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अवेलेबल हो गया इंडिया के अंदर कि काफ़ी बड़े मात्रा में और काफ़ी आसान और चीप वैल्यूएशन में इस तरह के जेनरिक्स को इंडिया प्रोड्यूस कर सके। लेकिन अगर एक्सपर्टीज़ की बात करें तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। इंडिया जो था मात्र फॉर्मुलेशन में ही यहाँ पर काम कर रहा था, बस अलग अलग जगह से अपना इंग्रेडिएंट ले आओ, उसको किस तरीके से मिक्स करना है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है ताकि सेम इन रिजल्ट को अचीव किया जा सके, बस उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ था इंडिया के पास। तो कि इंडिया नेवर फुल्ली बिल्ड द एक्सपर्टीज टू प्रोडक्ट द रॉ मटेरियल्स। रॉ इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड एपीआई। तो यहाँ पर जो रॉ इंग्रेडिएंट्स जो कि इस्तेमाल होते हैं उसे एपीआई कहते हैं, यानी कि एक्टिंग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इन एपीआईज मार्जिन वर वेरी लिटिल एंड चाइनीज हैड अ फुट होल्ड। तो यहाँ पर एपीआई को मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या होता था, अगर इंडिया में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करे तो जो मार्जिन इंडियन कंपनी को मिलती थी वो बहुत ही स्लिम था, बहुत ही नेग्लिजिबल था, क्योंकि चाइनीज़ का यहाँ पर काफ़ी बड़ा फुट होल्ड था और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ था। तो उनके कारण क्या होता था कि वो काफ़ी सस्ते दामों पर, जैसे अभी भी आपको पता है जैसे फ़ोन्स, चाइनीज़ फ़ोन्स दूसरे फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो अगर इंडियन फ़ोन अगर चाइनीज़ फ़ोन को कम्पीट करना चाहें या इंडियन मार्केट में कम्पीट करना चाहें तो उनको भी काफ़ी सस्ते दामों पर उन्हें उपलब्ध कराना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली वहाँ पर भी क्या था कि अगर एपीआईज को अगर इंडिया मैन्युफैक्चर करती है तो जिस प्राइस पे उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ जिस प्राइस पे बेच रही थी इंडिया में, उस प्राइस पे बेचने पे इनका जो मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम था, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो थी काफ़ी कम थी, जिसके कारण कोई भी ज़्यादा मेजर प्लेयर्स जो हैं इस फील्ड में आने के लिए तैयार नहीं थे। तो इंडिया ने क्या किया कि सिंपली रिजॉर्ट किया कि वो एपीआई जो है वो चाइना से इंपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि वो चीपर वैल्यूएशन पे आसानी से चाइना से उपलब्ध हो जाता था। और अभी भी की बात करें तो अभी भी वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द एपीआई। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है अभी भी 70% ऑफ इट्स रॉ मटेरियल जो है चाइना से इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये तो था पहला पहलू कि कैसे इंडिया जो है जेनेरिक्स में लीडर बना, लेकिन इसके लीडर बनने के बाद और भी कुछ चीज़ें हुई यूएस से रिलेटेड जो हम इस सेक्शन के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर चीप ड्रग बनाने के कैपेबल हो गया। जब जेनरिक्स की बात करें तो इंडिया जो है काफ़ी चीप ड्रग बनाने में कैपेबल हो गया, क्योंकि लेबर काफ़ी कम था और इन्हें एक्सपर्टीज़ थी इन फॉर्मुलेशंस को मिक्सअप करने में और जो है कैप्सूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसको भर के दवा बनाने में। तो उसके कारण क्या हुआ, इंडिया का जो है मार्केट जो है वो एक्सपैंड हुआ और यूएस मार्केट में इंडिया के जेनरिक मेडिसिन हैं वो जाने लगे। और चूँकि यूएस में इतना चीपर जो है वैल्यूएशंस पे ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे, तो इंडिया के जो मेडिसिन थे उनका काफ़ी जो है वहाँ पर फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग होने लगा धीरे धीरे यूएस के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, यूएस ने जब देखा कि इंडिया का जो जेनरिक्स मेडिसिन है वो यूएस में काफ़ी ज़्यादा बेचा जा रहा है, तो यूएस का जो एफडीए है उसने क्या किया, यहाँ पर स्टेप अप किया। उसने क्या किया कि यहाँ पर इंडियन का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वहाँ पर आके स्क्रूटनी जो है करने लगा कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सही तरीके का सारा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब तरह की चीज़ों का सारा का इंस्पेक्शन जो है यूएस एफडीए ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ये सारे इंस्पेक्शन को स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ पर इन्फोर्स करना बेटर क्वालिटी एंड बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है फ्रीक्वेंट सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स को भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है अपने मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान यूज़ कर रही थी। जिसके कारण क्या हुआ, ऑब्वियसली इतने सारे इंस्पेक्शंस जो सरप्राइज इंस्पेक्शंस होंगे और माइन्यूट डिटेल्स को जो ऑब्जर्व किया जाएगा तो डिस्क्रिपेंसीज निकल के आएंगी। और वही हुआ, जो यूएस एफडीए है वहाँ पे उन्होंने कई सारे जो है डिस्क्रिपेंसीज को फाउंड किए और कई सारे वायोलेशंस को भी यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पर वायोलेशंस होते हुए देखा। जिसके कारण क्या है, उन्होंने वार्निंग लेटर्स इशू किए और बैन्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर उन्होंने लागू किया सन 2010 से 2015 के अंतर्गत में। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एफडीए इंस्पेक्शन जो था वो, अगर हम बात करें उस रेंज के अंदर 2010 से 2015 के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऑलमोस्ट बात करें तो यहाँ पर वो डबल होते हुए देखने को मिला। जहाँ पर सालाना 108 इंस्पेक्शन होता था वहाँ पर वो बढ़कर 270 इंस्पेक्शन हो चुका था।
बात करें टोटल वार्निंग्स इशूड की, तो ग्लोबली जो यूएस एफडी है जितना वार्निंग इशू करता था उसका 25 से 30% जो वार्निंग है वो मात्र जो है इंडिया के अंदर इशू किया गया था। ये वार्निंग्स जो थी दोस्तों, इसका काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस मेजर इम्प्लीकेशंस होता है, क्योंकि इन वार्निंग्स के कारण जो है अगर किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी को ये वार्निंग मिल गया तो वहाँ पर वो बैन लग जा सकता है, और वहाँ पे जब तक आप उन प्रोसेसेस को और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर लेते, आप दोबारा से वहाँ पर उन चीज़ों को स्टार्ट करके यूएस में अपना मेडिसिन जो है बेच नहीं सकते। इस तरीके का वहाँ पर बैन लग जाता था, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर लॉस भी कंपनी को सहना पड़ा उन चीज़ों को अपग्रेड करने में और उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने में, जो वो गलतियाँ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो यहाँ पर कर रही थी। रेमिडिएशन कैन टेक ईयर्स, टर्निंग अ कंपनी फॉर्च्यून ओवरनाइट। चीज़ों को करने में यहाँ पर ईयर्स भी लग सकते थे, और ईयर्स लगे भी बहुत सारी चीज़ों में। किसी किसी कंपनियों के तो आसानी से हो गए, किसी किसी कंपनियों के थोड़े मेजर प्रॉब्लम्स थे, तो उन्हें चेंज करने में उन्हें ईयर्स लगा। और इस तरह के अगर ईयर्स भर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में सारा चेंज करना पड़ेगा और अपने मेडिसिन को आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो एक हिट है आपके रेवेन्यू पे और आपके नेट सेल्स पे यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा, और आपके जो फॉर्च्यून है कंपनी को उसमें जो है डेंट लगते हुए जरूर देखने को मिलेगा। और वही हुआ इंडिया के अंदर भी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल्स हैड टू शटर 2 फैसिलिटीज़ फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के लिए वहाँ पे उनको अपने 2 फैसिलिटीज़ को जो है वहाँ पर बंद करके रखना पड़ा, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने पड़े, ताकि वो उन नॉर्म्स जो है, स्टैंडर्ड्स जो है उनको अचीव कर सकें, ताकि फिर से वो यूएस में जो अपने मेडिसिन को वहाँ पर सेल कर सकें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2020 के अंदर आया नीड फॉर आत्मनिर्भर। जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन यहाँ पर लागू हुआ और उसके कारण सप्लाई चेन के जो है डिसरप्ट हो गया। सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने से क्या हुआ, इंडियन मैन्युफैक्चरर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो थे सोलली डिपेंड कर रहे थे एपीआईज़ के लिए चाइना से, और ये जब डिसरप्शन हुआ तो वहाँ से वो एपीआईज़ उनका रिसीव करना मुश्किल हो गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो फॉर्मुलेशंस वो करते थे, जब इन रॉ इंग्रेडिएंट ही नहीं रहेगा तो आगे का मैन्युफैक्चर वो कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके कारण इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेगा, ताकि इस तरीके के सिचुएशंस फ्यूचर में आए या फ्यूचर में ना भी आए तो भी जो है इंडिया में अपना जो अगर सेल्फ जो रिलायंट जो है इंडिया को बनाया जा सके, और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको कम किया जा सके। और इसके लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे अलग कंट्रीज भी थी जो कि चाइना के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट थी, उनका भी जो रुख है वो इंडिया की तरफ यहाँ पर मुड़ता हुआ देखने को मिला, ताकि इंडिया जो है उनके लिए जो है एक सेकेंडरी ऑप्शन बन सके, जहाँ से वो इन एपीआईज को जो है एक्सपोर्ट कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने यहाँ पर क्विकली जो है यहाँ पर एक्शन लिया, और जो है इन फर्म्स को जो है पूरा सपोर्ट देने के लिए जो भी गवर्नमेंट कर सकती थी उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया, ताकि ये फर्म्स जो है एपीआईज को इंडिया में डेवलप कर सकें और अपने जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको कम कर सकें। बात करें तो कंपनीज लाइक डिवीज, दे वर ऑलरेडी रेडी टू सेट अप द प्लेट। इस जो डिवीज कंपनी है यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा डिवीज लेबोरेटरी आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज भागी जा रही है, और इसका जो रिजल्ट है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल कर आए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि डिवीज का जो 60% जो रेवेन्यू है वो निकल कर आया था एपीएस के कारण, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी थी, और जैसे ही इसको ऐसा मौका मिला लॉकडाउन के कारण और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, तो डिवीज ने क्या किया, यहाँ पर अपने जो है सारे जो सेटअप कर रखे थे प्रोसेसेस को उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो है इनको इस जो क्वार्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिला है। बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पर ड्रग मेकर्स आर सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन देयर एपीआई बिजनेस। यहाँ पर ग्रोथ इन द एपीआई सेगमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 कंपेयर किया गया है टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। आप देख सकते हैं बायोकॉन, ल्यूपिन, सन फार्मा, आरती ड्रग्स, लॉरस, ओलंपिक ड्रग्स, डिवीज, इप्का लैब्स, डॉक्टर रेडी लैब्स और कैडिला का यहाँ पर जो है चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, कितना जो है परसेंट उन्होंने एपीआई बिजनेस को अपना ग्रो किया है वो यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द इंडियन फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पर जिन तरह के पॉइंट्स को हमने देखा, मेजरली यहाँ पर हमने 3 तरह के पॉइंट्स को देखा। पहला पॉइंट था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा ट्वीक किया गया पेटेंट लॉ में, जिसके कारण जो है इंडिया जो है जेनरिक्स का लीडर बन गया, जेनरिक्स ड्रग का, वो काफ़ी एक अच्छा पॉइंट निकल के आया इंडियन जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पर जो है यूएस मार्केट के अंदर जो है ये ड्रग्स सप्लाई करता था काफ़ी चीप वैल्यूएशन में, क्योंकि यूएस का जो ड्रग्स था सेम ड्रग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, और इंडिया से एक्सपोर्ट करने पे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चीप पड़ता था, जिसके कारण इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया गया यूएस के अंदर। और उसके बाद जो बहुत सारे यहाँ पर यूएस के एफडीए के द्वारा यहाँ पर जो है बैन लगाए गए,
वार्निंग्स इशूज़ किए गए। उसके कारण क्या हुआ, पहले ही जो इंडिया है वो काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस को जो है चेंज कर चुका था। इन सारे वार्निंग्स को डील करने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस लाना था उस चेंजेस को ला के ऑलरेडी रेडी था। और ये 2 प्लस पॉइंट के बाद थर्ड प्लस पॉइंट यहाँ पर निकल के आया कि यहाँ पर पेंडेमिक हुआ, जिसके कारण इंडिया ने रियलाइज़ किया कि वो चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है APIs के लिए। और इंडिया के अंदर जो है खुद इन्होंने अब APIs का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने जो है इसको सपोर्ट भी दिया, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो पहले से रेडी प्रोसेसेस थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पहले से तैयार थी, सारा जो क्लियरेंस था US FDA के द्वारा वो पहले से क्लियर था। तो बस इनको था क्या करना, बचा हुआ APIs को मैन्युफैक्चर करना, और इन्होंने मिक्स करना तो पहले से आता ही था। API को भी खुद से डेवलप कर लो, खुद से मिक्स कर लो, ऑब्वियसली सारा जो है मेड इन इंडिया हो जाएगा और पूरा मार्जिन जो है यहाँ पर इंडियन कंपनी को जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो है ओवरऑल सब एडिशन होकर काफ़ी ज़्यादा जो है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को यहाँ पर बेनिफिट किया, जिसके कारण हमें इंडिया में जो फार्मा सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बूम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इसका रिपरकशन हो सकता है आगे गोइंग फॉरवर्ड, क्या ये कंटिन्यू रहेगा या इसमें कोई चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट, एज द पेंडेमिक अनरावेल्ड इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना द US वाज हैविंग सेकंड थॉट्स ऑफ इट्स ओन डिपेंडेंस ऑन इंडिया। तो जैसे पेंडेमिक के कारण हमने ये रियलाइज़ किया कि हम चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उसी तरीके से अभी US भी रियलाइज़ कर रही है कि वो अभी इंडिया के ऊपर चीपर जो जेनरिक्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंडेंट है, और उन्होंने भी ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया जैसे हमने चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को रियलाइज़ किया है। यहाँ पर वायरस लेड डिसरप्शन के कारण जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आया उसके कारण यहाँ पर जो है प्राइसेस जो है जो US में इंडिया जो दवाई सप्लाई करता था उस प्राइसेस में भी जो है हमें हाइक देखने को मिले, जिसके कारण क्या हुआ यहाँ पर US को भी जो है वो हीट थोड़ा सा बियर करना पड़ा। और इस कारण से वहाँ पर भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि बाई अमेरिकन प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वहाँ उसी तरीके से बाई अमेरिकन प्रोग्राम जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर वो भी जो है अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। In India, majority of revenue comes from the export to global companies and almost a third comes from the US alone। तो आप देख सकते हो दोस्त 1/3 जो है वो सिर्फ US से आता है। तो अगर US आत्मनिर्भर बन गया हमारी तरह तो यहाँ पर जो हमें 1/3 जो हमारा रेवेन्यू है वहाँ पर डेंट देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। Although Indian pharma companies are booming right now, but we never know what's around the corner। तो जैसा कि बताया कि जिस तरीके से US यहाँ पर आत्मनिर्भर अगर बन जाता है तो 1/3 में हमें डेंट देखने को मिल सकता है जो रेवेन्यू हमारा है जो US से आ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर अटेंटिव रहना है और यहाँ पर इन चीज़ों को मार्केट में जो है ऑब्जर्व करते रहना है कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, और उसी हिसाब से हमें भी जो है अपना गेम जो है वो समय के साथ चेंज करते रहना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ हम फार्मा स्टॉक्स के सजेशंस के ऊपर बात करेंगे जहाँ पर आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो सजेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। पहला सजेशन है डीवीज लैबोरेटरी, सेकंड सजेशन है औरोबिंदो फार्मा, थर्ड सजेशन है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, फोर्थ सजेशन है कैडिला हेल्थ केयर, फिफ्थ सजेशन है सर्व फार्मास्यूटिकल्स, सिक्स सजेशन है इप्का लैबोरेटरीज और सेवन्थ सजेशन है सिप्ला। तो अगर आपके पास इन शेयर्स का होल्डिंग नहीं है तो आप चाहें तो इन शेयर्स के ऊपर जो है डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं और वन ऑफ देम और मल्टीपल ऑफ देम के अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो वो भी जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी और भी तरह का फीडबैक कोई भी एडिशंस यहाँ पर जो देना है जिन पॉइंट्स को मैंने रखा उसके अलावा भी कोई पॉइंट्स अपना आप रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।